बिरसा मुंडा चक्रधरपुर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और थानेदार को कहते हैं कि आज के बाद हम अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं। देश हमारा, जंगल हमारा, जमीनें हमारी, मेहनत हमारा, तो फिर हम आपको टैक्स क्यों दे। बिरसा मुंडा क्रिसमस के दिन ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों का सर काटने का प्लान बनाते। अगर संगठन लाल झंडे को चुनता है तो फिर पूरे छोटा नागपुर के क्षेत्र को अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के खून से लाल कर देंगे। 9 दिन तक युद्ध चलता है और पूरा का पूरा जलियांवाला बाग बन गया था। अंत में उन्होंने कहा था कि अभी आंदोलन का विराम हुआ है, आंदोलन का अंत नहीं, उलगुलान जारी रहेगा। तो देखिए, इससे पहले हमने बात किया था बिरसा मुंडा के शुरुआती संघर्ष की कि कैसे उनका बचपन बीता, किन परिस्थितियों में आके उनके पिता को ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, कैसे बिरसा मुंडा की स्कूलिंग हुआ और उस टाइम पे ईसाई मिशनरियां और अंग्रेज कैसे छोटा नागपुर में रहने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिरसा मुंडा के आंदोलन की और समझेंगे कि कैसे उन्होंने मात्र 25 साल की एज में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। 1875. The real fighter of Birsa Munda. देखिए, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच बक्सर की लड़ाई होता है, जिसमें बंगाल का नवाब ये लड़ाई हार जाता है और पूरे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमा लेता है। और युद्ध हारने के बाद 16 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि होता है। और इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में रूल करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इन क्षेत्रों से भी कर वसूल सकता था, अपना टैक्स पॉलिसी इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर थोप सकता था। और आगे चल के यही टैक्स पॉलिसी झारखंड में आंदोलन का कारण बनता है। देखिए, इलाहाबाद की संधि से पहले झारखंड, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उस टाइम पे सिर्फ जमींदार, साहूकार और जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, सिर्फ उनको ही अपने क्षेत्र के राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। देखिए, मैं यहाँ पे अपने एरिया के राजाओं को टैक्स देने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर झारखंड का ये जो पूरा एरिया है, उसके बाद बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से छोटा नागपुर के अंतर्गत आता था। और उस टाइम पे छोटा नागपुर का एरिया कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा था। और जब अंग्रेज पहली बार झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में आए थे तो उस समय सिंहभूम में ढाल भूम के एरिया में ढाल वंश का शासन था, कोल्हाट के एरिया में सिंह वंश का शासन था, उसी तरह कोल्हान के क्षेत्र में हो वंश का शासन था। और इस तरह करके पूरा छोटा नागपुर कई हिस्सों में बटा था और सबके पास खुद का सेना था, खुद का न्यायालय था और कई पीढ़ियों से वंश के अनुसार ये सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से छोटा नागपुर के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और जमींदार, साहूकार या जो आर्थिक रूप से मजबूत हो वो अपने क्षेत्र के राजाओं को टैक्स देता था और इसका बंगाल के नवाब से कोई लेना देना नहीं था। सब अपने अपने क्षेत्र के मालिक थे और अपने अपने तरीके से शासन करते थे। लेकिन बंगाल के नवाब को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि छोटा नागपुर का पूरा एरिया बंगाल का भाग है, इसलिए इस एरिया में रहने वाले सभी राजा, जमींदार, साहूकार को टैक्स देना होगा। जबकि झारखंड के जो राजा, जमींदार थे वो अपने राज्य में संतर्त शासक थे, इन पर मुगलों का कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं था। और ऐसे में यहाँ के राजाओं का मानना था कि कंपनी का झारखंड से कर वसूलने का दावा कानूनी तौर से गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार, साहूकार और बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटा नागपुर में रहने वाले राजाओं से भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर देता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स वसूलने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन ये छोटा नागपुर में रहने वाले लोगों से टैक्स वसूल नहीं पा रहे थे। दरअसल उस टाइम पे हो ये रहा था कि जब भी अंग्रेज कर लेने के लिए आते थे तो छोटा नागपुर में रहने वाले जो जमींदार, साहूकार और व्यापारी थे वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में या फिर जंगल के अंदर भाग जाते थे। उस टाइम पे जमींदार, साहूकार के साथ साथ राजा भी भाग जाता था। जब कभी भी इन पर बकाये की राशि का कर वसूलने का दबाव डाला जाता था तो ये झारखंड के एरिया में आगे शरण ले लेते थे और पूरे झारखंड के क्षेत्र में जंगल ही जंगल था, तो अंग्रेजों को पता नहीं चलता था कि इंसान है कहाँ पे। और उस टाइम पे छोटा नागपुर में रहने वाले लोगों से टैक्स लेना अंग्रेजों के लिए सरदर्दी बन गया था और इससे अंग्रेज
यहाँ के लोगों से बहुत परेशान थे। उसके बाद 1767 में बिहार के उस समय जो ब्रिटिश उपायुक्त टॉमस रमबोल्ड थे, वो बंगाल के गवर्नर हेनरी वेरलस्ट को जुलाई 1768 में एक पत्र लिखते हैं, जिसके थ्रू वो बताते हैं कि दक्षिण बिहार के जमींदार टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं और जब भी उनके विरोध में सेना भेजते हैं तो वो जाके झारखंड के पठारी इलाके में या फिर जंगल के अंदर चल जाते हैं और इससे निपटने के लिए बिहार के उपायुक्त बंगाल के गवर्नर को पलामू के किले पर कब्जा करने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इसी किले से होके सारे जमींदार साहूकार जंगल के ऊपरी क्षेत्र में भागते थे। और फिर 1767 में अंग्रेजों का झारखंड आने के बाद 22 मार्च 1767 को अंग्रेजों ने ढाल भूम के राजा को बंदी बनाकर घाटशिला के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। 1769 में खड़गदिहा के राजा पर नियंत्रण कर लिया और फिर 1772 में रामगढ़ राज्य पर कब्जा करने के बाद 1772 में ही अंग्रेज पलामू के किले पर भी कब्जा कर लेते हैं और अब लोगों के पास लड़ने के अलावा भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। देखिए उस टाइम पे झारखंड के अंदर 13 जनजातियां थी और ये अपने अपने क्षेत्र के जमींदार साहूकार और ब्रिटिश अधिकारी से बहुत परेशान थे, क्योंकि 1771 तक में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ के जो राजा जमींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने लगे थे और इनको किसी भी तरह से टैक्स चाहिए था और टैक्स नहीं दे पाने की स्थिति में जमींदार किसानों की जमीन हड़प लेते थे, उनको जबरदस्ती अफीम की खेती करवाते थे और इसके लिए आदिवासियों ने पहली बार तमाड़ विद्रोह किया। चेरो किसानों ने अपने राजा के विरोध में चेरो विद्रोह किया। 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को कोई राहत नहीं दिया। जब लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो ऐसे सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी आदिवासियों की जमीन हड़प के जमींदार साहूकार या जो बंगाल बिहार के बड़े व्यापारी थे उनके पास बेच देते थे। इसके अलावा जमींदार आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी करवाते थे। अगर किसी जमींदार या राजा के घर में शादी हो रहा हो या किसी ब्रिटिश अधिकारी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो तो ये आदिवासियों को जबरदस्ती अपने यहाँ काम पे ले जाते थे। उस समय जबरदस्ती कोल जनजातियों से पालकी ढुलवाते थे। अगर किसी आदिवासी के घर में शादी हो रहा हो, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ हो या किसी भी तरह का पूजा हो, हर चीज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में किसी की मौत भी हो गया हो तो भी ऐसे सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। देखिए उस समय के अत्याचार के बारे में कैथबर्ट ने कहा है कि उस टाइम पे एक भी ऐसा जमींदार राजा साहूकार या अंग्रेज नहीं था जो आदिवासियों के हित के बारे में सोचता था। उनको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था और इसके लिए जमींदारों ने किसानों पर इतना अत्याचार किया था कि गांव का गांव उजड़ गया था। तब तक लोगों पर अत्याचार होता था जब तक कि वो घर छोड़ के भाग नहीं जाते थे और इस तरह के अत्याचार पर भी 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ, 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ। लेकिन जितने भी आंदोलन हुए किसी न किसी तरह से अंग्रेजों ने उस आंदोलन को दबा ही दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का मनमाने तरीके से टैक्स वसूली और जमीन हड़पने का खेल चलता रहा। देखिए झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश 1767 में हुआ था और 1767 से 1837 तक में वो पूरे झारखंड में फैल गए थे और लगभग 7 दशक में यानी कि 70 सालों में अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद करके सारे राजाओं को ठिकाने लगा दिया था और जो बच गए थे वो अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि इस टाइम तक अंग्रेजों ने झारखंड के कई क्षेत्रों में लोगों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस स्टेशन, सेना के लिए कैंप, जस्टिस के लिए कोर्ट और पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था तैयार कर लिया था जो कि अंग्रेजों के फेवर में था। इसके अलावा जब शुरुआत में अंग्रेज आए थे तो उस समय सिर्फ जमींदार साहूकार और जो आर्थिक रूप से संपन्न थे उनसे ही टैक्स वसूलते थे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा इन लोगों ने टैक्स वसूलने की सारी हदें ही पार कर दिया था। 1855 से 56 आते आते तो टैक्स नहीं दे पाने की स्थिति में जमींदार साहूकार लोगों का जानवर तो उठा के ले जाते थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, उनके खेत खलिहान पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन इसी बीच पूरे देश में 1857 की क्रांति होता है और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके खुद रूल करना शुरू करता है और 1857 की क्रांति के बाद 10 से 15 साल तक लोगों को थोड़ा राहत मिल गया था। लेकिन 1870 आते आते फिर से ब्रिटिश सरकार का अत्याचार बढ़ जाता है। देखिए 1857 की क्रांति के बाद इस तरह के आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार साल 1870 में राजद्रोह अधिनियम लाता है और इस लॉ के तहत ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को बिना निष्पक्ष सुनवाई के गिरफ्तार करने का पावर था और इसकी
वजह से लोगों को आंदोलन करने में प्रॉब्लम होता था। लोग ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाने से डरते थे और उस टाइम तक यानी कि 1870 तक में लोगों के हाथ से उनका घर, जमीन, उनका धर्म, सारी चीजें उनके हाथ से निकल चुका था और लोगों को ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने के लिए बंधुआ मजदूरी तक करना पड़ता था। भाई अब बंधुआ मजदूरी के बारे में गूगल कर लेना, ये एक तरह का गुलामी ही था। बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों को खटाते थे। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार रुकता नहीं है और इसके बाद आता है साल 1875 और ब्रिटिश सरकार के पास पहले से ही 1870 का वन कानून था, जिसमें ये संशोधन करके पूरे छोटा नागपुर के जंगल पर टैक्स लेने के लिए एक पॉइंट और ऐड करते हैं, जिसमें ये था कि अब से जंगल से मिलने वाला जो भी प्रोडक्ट है उसको छोटा नागपुर में रहने वाला कोई भी इंसान इकट्ठा नहीं कर सकता था और अब उनको जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स देना होगा। देखिए इस लॉ से पहले जंगल से आदिवासी कम्युनिटी के लोग लकड़ियां जलाने के लिए इकट्ठा करके रखते थे, लकड़ियों को बेचते भी थे। जंगल में जो महुआ, खजूर, आम का पेड़ था तो सीजन में इसके फल को बेचते भी थे, महुआ से शराब भी बनाते थे। उसके बाद जंगल में और भी जो फल फूल वाले पेड़ थे उसको भी अपने गुजारे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा आदिवासी कम्युनिटी के लोग शुरुआत से ही अपने गुजारे के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे। लेकिन 1875 में वन कानून में बदलाव करके ब्रिटिश सरकार ने ये सारी एक्टिविटी बंद कर दिया और पहले से ही जमींदार, साहूकार और अंग्रेज मिल करके लोगों को बंधुआ मजदूरी करवा ही रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार हर साल टैक्स भी बढ़ा रहा था और इस टाइम तक आने की 1870 तक में झारखंड के क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरियां थे उन्होंने भी आदिवासियों को अपने जाल में फंसा के उनका धर्म भी परिवर्तन करवा रहे थे और पहले से ही लोगों के हाथ से उनका घर, जमीन, जंगल, धर्म सब निकल चुका था और ऐसे सिचुएशन में गुजारे के लिए जो जंगल से थोड़ा बहुत राहत मिलता था उसको भी अंग्रेजों ने 1875 में अपने कंट्रोल में लेके चारों तरफ से लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया था। 1875 तक में आदिवासियों के हर एक चीज पर अंग्रेज और ईसाई मिशनरियों ने अपना कब्जा जमा लिया था और ऐसे ही समय में यानी कि 1875 में ही जन्म होता है बिरसा मुंडा की। देखिए इससे पहले हमने बिरसा मुंडा के बचपन से लेकर 19 साल तक के बीच के संघर्ष के बारे में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो में हम इस पर ना बात करके आज सिर्फ आंदोलन की बात करेंगे। देखिए बिरसा मुंडा के जन्म से पहले आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 13 से 14 लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को कोई खास राहत नहीं मिल पाया था और बिरसा मुंडा के जन्म के समय झारखंड के क्षेत्र में 2 लड़ाइयां चल रहा था। फर्स्ट में खेरवार आंदोलन जिसको भगीरथ मांझी लीड कर रहे थे और सेकेंड में सरदारी आंदोलन चल रहा था जिसको कोल सरदारी लीड कर रहे थे और आगे चल के बिरसा मुंडा इसी आंदोलन से जुड़ते हैं। तो देखिए बिरसा मुंडा के जन्म के समय ये जो सरदारी आंदोलन चल रहा था ये 1858 में ही शुरू हुआ था और ये 3 पार्ट में डिवाइड होकर 1895 तक चला था और तीसरे पार्ट में बिरसा मुंडा सरदारी आंदोलन से जुड़े थे। तो भाई हम थोड़ा सा वेट करके सरदारी आंदोलन के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा सरदारी आंदोलन से जुड़े और जब सरदारी आंदोलन कमजोर हुआ तो कैसे बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन खड़ा किया। तो देखिए 1858 में सरदारी आंदोलन की शुरुआत होने का कारण ये था कि जब ब्रिटिश सरकार का छोटा नागपुर के क्षेत्र में अत्याचार पीक में था तो उस टाइम पे कुछ लोग अपना घर, जमीन छोड़ के आसाम के चाय बागान में काम करने के लिए चल गए थे और जब देश में 1857 की क्रांति हुआ तो इसके बाद देश में थोड़ा सा अंग्रेजों से शांति मिल गया था और इसके बाद आसाम के चाय बागान में जो काम करने गए थे वो फिर से अपना घर आ जाते हैं और इन लोगों के आने से जाने के बीच में अंग्रेजों ने इनकी जमीन जमींदार और साहूकारों को दे दिया था और जब इन लोगों ने जमींदार और साहूकारों से अपना जमीन वापस मांगा तो उन लोगों ने जमीन वापस देने से मना कर दिया और शुरुआत में तो ये आंदोलन जमीन वापसी के खिलाफ चल रहा था, लेकिन आगे चल के ये आंदोलन धर्म बचाने के लिए शुरू हो गया। दरअसल उस समय हुआ ये था कि जब जमीन वापसी के लिए आदिवासी कम्युनिटी के लोग आंदोलन कर रहे थे तो इसका फायदा ईसाई मिशनरियों ने उठाया। ईसाई मिशनरियों ने उस टाइम पे आदिवासियों को ये कह के उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाएंगे तो ईसाई मिशनरियां आदिवासियों की जमीन को वापस दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात करेंगे। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से आदिवासियों के जमीन वापस दिलाने पर बात किया ही नहीं और 1886 से 90 तक में आदिवासियों की जमीन वापसी को लेके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने पर इनको ये लगने लगा था कि ईसाई मिशनरियों ने हमारे साथ धोखा किया है और इसी वजह से 1890 में आदिवासियों ने इस बार जमींदार साहूकार के साथ साथ ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और इस टाइम तक बिरसा मुंडा चाईबासा ईसाई मिशनरी स्कूल में
में अपना पढ़ाई कर रहे थे और इनको इस आंदोलन के बारे में सारी चीजें पता था, लेकिन ये इस समय उस आंदोलन से जुड़े नहीं। लेकिन इस आंदोलन के बीच में ही इन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया था और चाईबासा से अपना घर चलकर आ गए थे। और मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि चलकर आने के बाद कैसे उन्होंने जमीन में दफन हुए लाश को खोद के गहने निकाल लिया था, और इसी वजह से मार पड़ने के बाद वो अपनी बड़ी बहन दस्तगीर के यहाँ रहने के लिए चल जाता है और वहीं पे उनको आनंद पांडा मिलते हैं जो बिरसा मुंडा के दूसरे गुरु थे। और 1890 से 93 तक में सरदारी आंदोलन के साथ साथ बिरसा मुंडा का संघर्ष चल ही रहा था कि 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने जंगल के पास के एरिया में जो बंजर जमीन था उसको भी अपने अंडर लेना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम पे बिरसा मुंडा ग्राम के बंजर जमीन के अधिग्रहण करने के विरोध में सरदारी आंदोलन से जुड़े।